सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाज़रीन, भारत में नीच ज़हनियत के लोग ऊंचे ओहदों पर तो बैठ गए हैं मगर अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कल बिहार में एक सरकारी तकरीब के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचकर बेशर्मी की हद पार कर दी। और ये सिर्फ हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, इंडियन सहाफ़ी भी इसको कंडेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही गिने चुने सहाफ़ी जो हम देखते हैं कि अनबायस्ड है या पार्शल रिपोर्टिंग नहीं करते। तकर्रुरनामा देने के लिए लम्हे में हमने देखा कि मोदी के इत्तेहादी ने मजहबी शनाख्त पर हमला किया और एहतराम इंसानियत को पामाल किया। इस शर्मनाक वाक़े के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और भारतीय सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। लेकिन महज ये एक वाक़या नहीं है, मुस्लिम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के मुसलसल सिलसिले की ये कड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, जहाँ दहशतगर्दी हमले में भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की और कोशिश भी की, लेकिन नाकामी बुरी तरह से हुई। और इंटरेस्टिंगली देखा ये हमने कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों दहशतगर्द बाप बेटा, उनकी नेशनैलिटी के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सो जो एक साजिश की जा रही थी वो उल्टा अपने पर पड़ गई, चूँकि यहाँ पे मामला इंसानियत का था। सबसे पहले यहाँ पर जो सियासी हम देख रहे थे कि इसको सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी दहशतगर्दी को, उसमें अगेन वही बात आ जाती है कि आपने एक इस्लामोफोबिया को भी हवा दी और पाकिस्तान से दुश्मनी में आकर किसी एक शख्स की गलत शनाख्त वहाँ पे ज़ाहिर किया और थ्रेटनिंग सिचुएशन उसके लिए क्रिएट कर दी। लेकिन जो असल अटैकर्स थे, अब जो खबरें बार बार सामने आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भी, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशल्स जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनकी जानिब से, कि इंडिया से ताल्लुक़ है। सो ये हमारे सामने इस्लामोफोबिया के दो ऐसे वाक़यात हैं जहाँ से हमें इंडियन माइंडसेट का, जो अपने आप को बड़े सेक्युलर कहते रहे हैं, वो मामला सामने आए, वो माइंडसेट सामने आया है। उस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो हम जो देख रहे थे कि बिहार के सीएम, उनकी ये अफसोसनाक हरकत ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो एक सेक्युलर नॉर्म्स हैं या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, उसका निज़ाम तो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है वहाँ पर। लेकिन इसके रेपरकशंस या इसके जो हम देख रहे हैं नताइज, क्या इससे भी बेखबर है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ को बार बार करते जाएँ तो कभी ना कभी वो लावा फटता है वहाँ पर। उससे बेखबर है मोदी सरकार? देखिए हमना, ये जो वाक़या कल हुआ इतना अफसोसनाक वाक़या है, मतलब इतना शर्मनाक वाक़या है, मेरे ख्याल से ज़्यादा शर्मनाक वाक़या नहीं हो सकता हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और जो आप देख लें वहाँ पे अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो देखें ना, जो सो कॉल्ड आप जो इमेज जिन्होंने बनाने की कोशिश की थी हिंदुस्तान की इस हुकूमत ने, जो बीजेपी की हुकूमत है, जुआता एक पॉलिसी को लेके चली है, अभी तो इतने ओपन अंदाज में जिस तरीके से हरकत की गई है, मेरे ख्याल है अब तो संजीदा हल्के भी उसको सीरियसली लेंगे, मेरा अपना ख्याल है। तो ये वो डेस्परेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन है कि जी क्या वजह है कि बावजूद इसके इतनी हमने सख्ती की है, हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों को कह दिया है कि यहाँ पे हमने हिंदू स्टेट बनानी है, आप हिंदू बन के रहेंगे, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, तो हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। अब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आपने देखा कि उनकी लीडरशिप कहती है कि मुसलमान को चले जाएँ, पाकिस्तान चले जाएँ, इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ। अभी मसला जो है ना, जो वहाँ पर डिस्कस हो रहा है, हम ना उनके अखबारात को अगर आप देखें, वो तो कह रहे हैं मोदी तो अभी देखें दोबारा जीत के आए, 2029 तक बैठे हैं, उसके बाद पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है। अगरचे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे संजीदा हल्के परेशान है। ये जो आप बात कर रही हैं मीडिया, तो हम ना वहाँ पे ख़त्म हो गया, कॉर्पोरेट मीडिया हो गया है। अभी देखें NDTV भी उन्होंने ले लिया, एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने। कोई चीज़ नहीं है जो ऐसी है जिसको हम कहेंगे कि उसको वाकई सहाफ़ती अदारे, कोई एडिटोरियल पॉलिसी है जो पुराने लोग उस पर बैठे चला वो सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, हम ना हैरत की बात है, और पूरी दुनिया में आपने जिस तरीके से ट्वीट किया और इस वाक़े को हाईलाइट किया, देखिए हम ना एग्जैक्टली पूरी दुनिया में आपने देख लें कि
जो मीडिया होता है ना वो हुकूमत वक्त को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। लेकिन हिंदुस्तान में आप देख लें कि मीडिया जो अपोजिशन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और वो जो मोदी के ख़िलाफ़ जो बातें करने वाले हैं उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि आपने देखें जो बहुत से वाक़यात हुए हैं कि जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, अगर से कम हैं रह गए हैं, या कोई और एक्टिविस्ट हैं, उनको आपने देखा घरों में जाके मारा गया, बुरे तरीके से लाशें उनकी गायब करा दी गई। तो अब ये दहशत गर्दी का सिलसिला जो कह रहे हैं ना अंदर चल रहा है वो बाहर भी चल रहा है। अभी जो जिस तरीके से आपने देखा ये जो वाक़या हुआ, सिडनी का वाक़या हुआ, अब ये सारे लोग इसको देख रहे हैं कि जी किस तरह एक मिसलीडिंग इमेजेस बनाए गए, रिसाइकल्ड वीडियोज़ आई, और फिर आपने देखा प्रोपेगेंडा कैंपेन इतनी थी कि फैब्रिकेटेड नैरेटिव चलाए गए। लेकिन वो कहते हैं ना टेबल्स हैव टर्न, वो सारा इनके ऊपर चला गया। अब हिंदुस्तान की तो एक जिसको कहते हैं डबल जेबटी आमना, कि कल तक तो वाक़यात ये हो रहे थे उनके मुल्क के अंदर कि ये हुकूमत अक़लियतों के ख़िलाफ़ काम करने वाली है, बबांगे दोनों उनको मारती है, उनको निकालने की बात करती है मुल्क से। अब आप देख लें कि वो दहशत गर्दी का नेटवर्क जो आपने देखा नॉर्थ अमेरिका में था, और फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इसको लिया आमना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने बज़ाहिर एक तो इस्लामी फोबिया के ख़िलाफ़ ये अल्लाह की तरफ से बात हुई कि अहमद अल अहमद वो जो 42 साल का बंदा है, जिस तरीके से उसने गन छीनी और उसको रोका, कहा जाता है कि तो इस्लामोफोबिया की वजह से जिस तरह से मुसलमान पिसते आए हैं, सफर करते आए हैं, अब लोग सारे उसकी तारीफें कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इसकी तारीफ किया, $1 मिलियन जो है ना वो उसको डोनेशन उसका आ गया। तो देखिए हिंदुस्तान की तो हर तरफ से जो आप देख लें कि एक, बल्कि अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि ये भी दहशतगर्दी का नेटवर्क जिस तरह एक्सपोज हो रहा है, हमें फट के जाना चाहिए। बाकायदा हिंदुस्तान को दहशतगर्दी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से काम करना चाहिए। हमारी मेरा ख्याल है सफारती कामयाबी अभी कुछ कम है आमना, बहुत कुछ तो हुआ है लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान आइसोलेशन होकर जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, अब जिस तरीके से उनका नाम इस तरह आया दो बंदों का, पहले उन्होंने आपने देखा एक आया कि जी अफगानी है, फिर आया कि जी पाकिस्तान को बदनाम किया गया, यरूशलेम पोस्ट ने भी कहा, और ये मिल के इजराइल और अफगान और हिंदुस्तान ने मिलकर जो नैरेटिव बिल्ड किया वो एक दिन में धड़ाम करके नीचे आ गया। तो मेरा ख्याल है अब दुनिया देखेगी कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत है किस तरीके से अपने मुखालफिन को पकड़ती है, मारती है, उनका जीना दूभर करती है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें और आश्कार होंगी। अच्छी बात है कि मोदी हुकूमत दुनिया में हर जगह से जो बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल ठीक। मसूद साहब, अभी पहले तो हम देखते थे मगरिब में इस्लामोफोबिया का एक फीवर था, और अब ये फीवर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तो इस वक्त भारत में जो मोदी सरकार है उसके ऊपर सवार है। पिछले कुछ चंद सालों से वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, बिलखुसूस जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं वर्सनिंग सिचुएशन है। सो अब जो ये इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे भारत को, इसके ख़ास तौर पे जो भारत में अभी जो वाक़या पेश आया है या ऑस्ट्रेलिया में जो वाक़या था उसको जोड़ने की कोशिश की गई पाकिस्तानियों के साथ, ये जो दहशतगर्दी का एक बयानिया बनाया जा रहा था और जो बाकी मामलात हैं, इसके आप रेपुटेशनल या डिप्लोमेटिकली क्या नताइज देख रहे हैं इन द लॉन्गर रन? और जो मुस्लिम रियासतें हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो किस तरीके से एक पेज पर आके इस्लामोफोबिया का तदारुक कर सकते हैं और क्यों नहीं हम कर पा रहे इस चीज़ को? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो पहले मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा, ये नीतीश कुमार वाला जो वाकया हुआ है जिसमें उन्होंने मेड एन एफर्ट कि वो पुल्ड ऑन द हिजाब ऑफ वुमन। देखिए उसकी एक आप कह सकते हैं कि हैट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम एक ये वाज़ेह होती है। सेकंड, उसका इन्फ्लुएंस देखे कि जो संघ परिवार का, वो खुद तो उसका अपनी अलग पार्टी है लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है संघ परिवार का वो बज़ाहिर नजर आता है। फिर उसकी मेंटल कंडीशन भी क्वेश्चन की गई है इंडिया के अंदर, और बहुत सारे वाकयात कोट किए गए हैं जिसमें कि मेंटली ही सिक, और मतलब वो होश हवास में नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे वाकयात करना चाहिए कि उनका जो एक डिमांड आ रही है रेजिग्नेशन की वो पूरी हो सकती है। जी आप बहुत देखें, दिस इज अ डिसग्रेसफुल कंडक्ट। आप एक ऐसे, आप किसी अव्वल तो खातून पे उंगली नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, फिर उसका हिजाब देखें कि आपके इंडिया के सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बंदे के अपने राइट से अपने वो चीजों को परफॉर्म कर सकता है। तो आप कैसे उसका चेहरा आप अपने जो स्टार्टेड पुलिंग डाउन हिज हिजाब, तो मेरे ख्याल में दिस इज डिसग्रेसफुल कंडक्ट। एक चीफ मिनिस्टर सो मेंटली वो ये बताते हैं कि बहुत सारे अभी मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि उसने एक इंडियन जो ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उसके छत पे एक गमला रख दिया था उसके सर पे, और फिर वो कहते हैं कि जब वो समाधि पे गए गांधी के तो वहां पे उन्होंने जाकर तालियां बजानी शुरू कर दी।
सो ही इज अ सिक माइंड। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा सूबा, प्रॉब्ली थर्ड बिगेस्ट सूबा है, लेकिन सिंस वो मोदी जी को अपील करने के लिए ही कैन गो टू एनी लिमिट। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी एम्बेरसिंग फॉर इंडिया, और उनकी लीडरशिप को बज़ाहिर दिखाती है किस तरीके से दे आर बिहेविंग, स्पेशली विद माइनॉरिटीज, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, इवन दलित के साथ जो उनका एटीट्यूड है। और बाकी रही बात जो टेररिज्म की, देखें इंडिया तो एक्सपोज हुआ है, डिप्लोमेटिकली भी उनको शिकस्त हो गई है, और इसके बाद से जिस तरह ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात हो रही है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी करवा रहे थे, अभी आप देखें कि कनाडा में एक्सपोज में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुए, यूनाइटेड किंगडम में हुए, पाकिस्तान में हुए, अब ऑस्ट्रेलिया में जो वाकया हुआ, इट्स नॉट द फर्स्ट ऐसा वाकया था। 2024 में 4 रॉ के ऑपरेटर्स जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थे, दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उन पे इल्ज़ाम ये था कि एक तो वो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा को मॉनिटर कर रहे थे, उनकी सर्वेलेंस कर रहे थे। सेकंड, उन पे एलिगेशन ये थी कि वो जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन के साथ उन्होंने रिलेशंस बनाए हुए थे, और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। और तीसरी बात ये थी वो स्पिनॉश में इन्वॉल्व थे, वहाँ से दे वर ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट जो डिफेंस डेवलपमेंट या काम हो रहा था ऑस्ट्रेलिया का। तो क्वाइटली देवर डिपोर्टेड। तो उस पर ऑस्ट्रेलिया में लोगों का सवाल बाद में उठा। अच्छा मसूद साहब, माजरत के साथ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपकी, जो हिंदुस्तान की आपने बात की है, ये सतीश कुमार ने जो हरकत किया, देखें वहां तो मुझे तो लगता है कि बजाय इसके कि मोदी हुकूमत उसकी सर्जिश करे, मुझे तो लगता है उसको मेडल दिया जाएगा। मीडिया तो खामोश बैठा हुआ है, आप देख लें सिविल सोसाइटी को खामोश कर दिया गया है, और जिस तरीके से मीडिया पाल लिया गया रियासत के लिए, तो आपको लगता है कि कहीं को प्रिवेल करेगी, कोई इनके खिलाफ कोई बात करेगा? नहीं, मुल्क की मुश्किल है सर। दीवाने थी कोई अपोजिशन के कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, भागे तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सर देखें मसला क्या है कि सेंटर में राष्ट्रीय जनता दल जो इसकी पार्टी है नीतीश कुमार की, वो अलायंस में है सेंटर में। सो मोदी के लिए भी ही इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट से विड्रॉ करते हैं उससे गवर्नमेंट गिर जाती है सेंटर में। सो देयरफॉर कि मोदी की भी मजबूरी है, इसकी भी मजबूरी है, और यहाँ तक इसको रिपोर्ट किया गया है इसने मोदी के पांव छुए, तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि भाई आप क्या करने लगे हैं। सो देखें कि ये इसमें कुछ वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये देखें कि वहाँ तो देखें मुसलमानों के तो कोई बेचारों की हैसियत नहीं है, क्रिश्चियंस की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे हो रहा है अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन अभी रिसेंटली देखें जो कमीशन है फॉर रिलीजियस फ्रीडम यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार किया था, जो माइनॉरिटीज आर बीइंग ट्रीटेड इन इंडिया। वैसे एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में द एंड ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज गॉन टू डॉग्स, इंडिया विल ब्रेक अप। उन्होंने कहा इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर फॉरेन पावर। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इंडिया उसी रास्ते पर है जो नेतन्याहू का रास्ता है, मोदी सरकार उसी रास्ते पे हमें दिखाई दे रहे हैं, और इस पे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हो, वहाँ से प्रेशर हो। आप समझते हैं कि वो जब वहाँ पे कोई किरदार नहीं निभा पाया, जहाँ पे बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी गजा में, और यहाँ पे अब ये वाले मामलात होना, तो आप आगे जाके हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिकली क्या होनी चाहिए, और इसमें मुस्लिम ममालिक का सबसे ऊपर। अच्छा, इसमें आपने एक चीज और ऐड कर लूं मसूद साहब, अभी खुशवंत सिंह का जो आपने जिक्र किया अपनी किताब में, तो उन्होंने कायद आज़म को गांधी से बड़ा लीडर करार दिया था और बड़ा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर था। ये वही बंदा है जिसको बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे उनके ये। जी सर, वो आप रेफर करें जसवंत सिंह, मैं खुशवंत सिंह की बात कर रहा हूँ सर, जो उनके सिख राज्यसभा के मेंबर भी थे सर। ठीक है, तो मुस्लिम्स की बात जहाँ तक बात है सर, देखें कि मुस्लिम्स का अपना अनफॉर्चुनेटली इवन सऊदी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। सो अपने इंटरेस्ट को हर जो मुल्क है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप OIC यकीनन वो स्टेटमेंट जरूर देता है जब पाकिस्तान वहाँ इन्फ्लुएंस करता है, तो पाकिस्तान की बात करता है। लेकिन इस मामले पर मेरे ख्याल में यकीनन एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए, वो यूनाइटेड नेशन में आनी चाहिए, क्योंकि आपने खातून को टच कैसे किया, उसका हिजाब आपने उतारा कैसे, तो ये देखें ना कि कर्सी नॉर्म्स में भी कहीं पे भी नहीं है। रिस्पेक्ट ऑफ योर रिलीजन, अगर पर्दा ऑब्जर्विंग खातून है तो आपने उसको ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना। सो दैट इज अ डिसग्रेसफुल कंडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार। मेरे ख्याल में इसको इंडियन मुस्लिम्स इसको रेज कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को देखा विद इन इंडिया इसको वो सीरियस ले रहे हैं।
और कांग्रेस उस पर स्टैंड ले रही है, तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनली भी OIC के लेवल पे भी इशू को रेस होना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मसूद साहब। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक के जाने पर बाद वापस आएंगे। आगे बढ़ते हुए एक अहम रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। आलमी अदम मुसावात रिपोर्ट 2026 के मुताबिक पाकिस्तान में अदम मुसावात की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, जहां सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10% अफराद वो कुल आमदनी का 42% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि नीचे के 50% अफराद को सिर्फ 19% हिस्सा मिलता है। ये रिपोर्ट बताती है कि दौलत में भी यही हाल है। अमीर तरीन 10% के पास 59% दौलत है, जबकि सर फहरिस्त 1% अफराद का जो शेयर है वो 24% बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक बहुत छोटी अक़लियत बेमिसाल माली ताकत रखती है, जबकि अरबों अफराद बुनियादी इक़्तिसादी इस्तेहकाम से भी महरूम हैं। लेकिन क्या ये जो अदम मुसावात का निज़ाम है कभी आम पाकिस्तानी, आम इंसान के हक़ में बदलेगा? एहतशाम साहब खबर और तज़िया रहते हैं। खबर ये लेंगे कि इस पर काम क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जो मौजूदा सेटअप है उसके हवाले से जो मामला चल रहे हैं इकॉनमी को लेके, और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उन पर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस किस्म की रिफॉर्म्स लाने का सोच रही है। एहतशाम साहब, वैसे तो इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी का जिक्र किया है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो एक्सट्रीम जो इनकम और जो हम देख रहे हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी है, उसकी आप क्या वजह समझते हैं? और इसमें IMF डिसिप्लिन चूँकि वो कर रहा होता है, पाकिस्तान को गाइडलाइन दे रहा होता है, तो वो क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए हमने ये तो हैव और हैव नॉट्स की बहस है जो जब से कायनात बनी है चल रही है, लेकिन हमने देखा 90s की दहाई के बाद ये काम पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ आगे गया। जो जिसको रोकने के लिए सोशलिज्म की जिसको कहते हैं फ़रोग देने की कोशिश की गई, वो बात नहीं बनी। आज भी कैपिटलिज्म यूरोप अमेरिका में है और वहाँ पे कहा जाता है पैसा जिस तरह कोई बनाए, जितना भी बनाए उस पर कोई कतगन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अमीर लोग लोगों के लिए खर्च करते हैं, फलाई इदारों में भी पैसा देते हैं, चलें उनकी अपनी बात है। हमारे मुल्क में बिल्कुल ही डिफरेंट हिसाब है। मुझे याद है आमना कि ये अयूब खां के ज़माने में आपने देखा कि सर्वे किया गया था और फिर बड़ा मशहूर, उसके बाद उनके जो हमने देखा कि डॉक्टर महबूब हक फाइनेंस मिनिस्टर भी, प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान में 22 बड़े ख़ानदानों का जिक्र किया था कि इनके पास असल पाकिस्तान की दौलत है, और ये 22 ख़ानदान जो है ना, ये 1% 2% जिन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो हॉस्टेज बनाया हुआ, सारा पैसा इनके पास। अब कहा जा रहा है कि ये ख़ानदान अब 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, अब सवाल तो आमना होना ही चाहिए कि हुकूमतों का रवैया इस मसले में, इसको हल करने में कितना ध्यानदारी से काम लिया जा रहा है। अभी आप देखते हैं रो पीट के आज हमारी पर कैपिटा इनकम $1700 हुई है, जो उस खित्ते के मालिक जो हैं उनसे बहुत कम है। अब होना तो चाहिए था कि आबादी के बढ़ने के साथ हमारे मुल्क में इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को ग्रो करने की दी जाती, वो नहीं दी गई। चलें हम इस बात को छोड़ देते हैं कि आप पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाते रहें, लेकिन इसके साथ साथ पढ़े लिखे लोग, उनको नौकरियां नहीं मिलती, जॉब क्रिएशन है नहीं। और वर्ल्ड बैंक IMF का रवैया आमना इस हवाले से मैं कहूँगा बहुत नेगेटिव है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की बात करते हैं, वहाँ पर उनका ये है, जब वो कहते हैं ना जी बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर, तो सीधा सारा मतलब उनका ये होता है कि वो बहस पुरानी है, ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। वो कहते हैं जी आपका बजट का खसारा इतना ज़्यादा, आप तो भूल ही जाएँ ग्रोथ की तरफ जाना। ग्रोथ क्या है? जब आप पैसा खर्च करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा कर्जे मिलेंगे, लोग जॉब की तरफ जाएंगे और लोगों को जॉब मिलेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। अब तो जो ओवरऑल हालात पैदा किए गए हैं, एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट का रो पीट के आपने देखा 50 बेसिस पॉइंट यानी ½ % इंटरेस्ट रेट कम किया गया और 10.5% पे ले आए। एक तो यह है कि ओवरऑल इस मुल्क में ये कहा जाता है कि जी लोगों को कर्ज़ों की हसूल के लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे आज भी, अगर ठीक है 24% तक गए थे, कम हो के इतने आ गए, लेकिन फिर भी लोग जो है ना कर्ज़ा लेने के लिए आमना तैयार नहीं है। कर्ज़ा लेके और फिर इंडस्ट्री लगाएं, फिर इतनी मुश्किलात हैं। वही बात आती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा है, और वो उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम पानी, बिजली, गैस, इस पर हमने पैसे लगाना होता है, लोग पैसा मांग रहे होते हैं, रिश्वत मांगी जाती है, लिहाजा इंडस्ट्री नहीं लगती। असल मसला मुल्क का यही है जो हम जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं कि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी
ये इंडस्ट्री का पहिया चलेगा कि नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री नहीं लगेगी, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे, इवन स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर जो है ना उसको भी जॉब नहीं मिलेंगे। नतीजा क्या है कि आबादी बढ़ती चली जा रही है और हालात जो पैदा कर दिए गए हैं, अब रोज़ाना की खबरें आप देख लीजिए, 3.5 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ के चलेंगे 1.5 सालों में। और आप देख लेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिछले 8-10 सालों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 40% से ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। तो सर इस बारे में इस्लामाबाद में क्या इकदाम लेने के लिए क्या गौर फिक्र हो रहा है, कुछ कर भी रहे हैं इस सिलसिले में इस चीज़ को फिक्स करने के लिए या नहीं? देखिए हम ना अब ये बात जो खबर की बात कर रही है, खबर के हद तक तो मैं बताता हूँ रियलाइजेशन बड़ी ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि अगला इलेक्शन हम नहीं जीत सकते, पीपल्स पार्टी PMLN को, कि हमने आम आदमी के लिए कोई कुछ नहीं किया। अब होता क्या है, ये बात होती है कि जी आपने देखा हर हुकूमत आके कहती है जी छोटे कर्जे दिए जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जो है ना वो ख़ुद अपना जॉब अपना क्या कहते हैं अपना कारोबार कर सकेंगे। खुशहाली बैंक छोटे कर्जे दिया करता था, किस तरह सोकड़ के रह गया। बड़े बड़े बैंक है आमना, उन्होंने तो ठान लिया है कि हमने लोगों को, आम आदमी को कर्जा नहीं देता। वो कहते हैं जी इनके गारंटर नहीं है, पैसा में कैसे मिलेगा, और फिर वो सिलेक्टिव लोगों को, सिलेक्टिव सतह पे लोगों को वो कर्जे देते हैं। हुकूमत की पॉलिसी ये बन गई है कि बैंकों से ज़्यादा खुद कर्जा लेना है। जी हाँ, अब क्योंकि शर्त लगा दी है IMF ने कि आप स्टेट बैंक से कर्जा हुकूमतें नहीं लेंगी, तो वो कमर्शियल बैंक से कर्जे लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक बड़े मज़े में हैं, उनको सबसे ज़्यादा 10%, 12-13% तक वो इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो नतीजतन वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को कर्जा दे दें, आम लोगों को कर्जा ना दें। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि आप लोगों को कैसे, उनको कैसे जॉब अपना क्या कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद मिलेगी, ये बातें सारे लोग कर रहे होते हैं। रियलाइजेशन ज़रूर है, लेकिन आमना इतनी ज़्यादा अपोजिशन है बैंकों की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि हमारा सरमायाकार इतना डिस्कंटल है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नहीं समझ आ रही कि मैं अपना मौजूदा कारोबार को मैं कैसे समेटूँ, कहाँ यहाँ से कैसे निकलूँ। जो लोग कर रहे हैं उनको FBR ने इतने बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है कि उन पे आए दिन जो है नए उन पे जिसको कहते हैं टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो नतीजतन इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लग रही। और आप जो प्राइवेट सेक्टर को कहा गया था कि ये इंजन ऑफ ग्रोथ होगा, वो नहीं बन रहा, किसी सूरत में नहीं बन रहा। और आप देख लें कि 9.5% आपका आमना इस वक्त बेरोज़गारी का हो गया रेट। और गुर्बत की सतह पे आप देख लें, वर्ल्ड बैंक की आज दिन रिपोर्ट आती है तकरीबन 48% लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए, यानी $2 तक वो सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को। इतने मुश्किल हालात में होगा क्या, होना ही चाहिए था कि हुकूमत फ्री हैंड देती कारोबारी लोगों को, और जो अदारे इस मामले को लुक आफ्टर करते हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, और ऑन टॉप ऑफ इट आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये लोगों को फैसिलिटेट करे। लोग पैसा लेके आए, उनको कहिए हम इंडस्ट्री लगाते हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको पैसा रिपेट्रिएट जो आप प्रॉफिट करना चाहते हैं आपको वापस जाने दिया जाएगा। आपने देखा टेलीकॉम कंपनियाँ चली गई हैं छोड़ के ज़्यादातर, उसके बाद आप देख लें पेट्रोलियम कंपनियाँ चली गई हैं, जो रह गई हैं वो मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं। तो आप मुझे बताएं कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने का जो है ना मुश्किल मरला यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा हमारी जो है ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अलावा वहाँ पे कदगने हैं, मुश्किलात हैं, आसानी नहीं है। बिजली पानी गैस इतना महंगा है कि लोग इंडस्ट्री लगाने के मूड में नहीं है। नतीजतन ये है कि हमारा बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है और हमारी गुर्बत की सतह पे हम नीचे चले जा रहे हैं। और माजत के साथ तो तरक्की माकूस कहते हैं हम ना कि नीचे की सतह पे जाना, ऊपर नहीं आना। छोटे छोटे मुल्क जो है ना उन्होंने फैसिलिटेट किया, हुकूमतों ने फैसिलिटेट किया और KG कारोबार करें, हम आपको मदद दें। फिर एक जो सबसे बड़ी बात है हमना, वक्त कम होता है आपके पास, कि इस वक्त सूरत हाल है कि हर बजट में ऐलान किया जाता है कि सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा और आप एक पॉलिसी देते हैं, अब दूसरे साल वो पॉलिसी बदल जाती है। ये माजी में भी होता रहा है। माजी में मुझे याद है पूरा साल आगे ना उड़ान पाकिस्तान बड़ी जापानीज कंपनियां छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कि एक पॉलिसी आज बनाते हैं और दूसरे बजट में इसको वापस ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी नहीं है। हुकूमतों का कंसर्न ज़रूर है, लेकिन अमली तौर पर आमना जो करने की बात है वो नहीं है। IMF को प्रोग्राम में जकड़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही कम है कि हम अपने तौर पे कुछ कर सकें। अब छोटी छोटी बात के लिए IMF से पूछा जाता है। तीसरी किस्त अभी भी फंसी हुई हमारी, वो कहते हैं ये करें फिर करें। जो काम उन्होंने करवाने थे वो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक भी यही चाह रहा होता है। नए कर्जे देने वाले जो हैं लोग, उसमें आप देख लें इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देख लें, बायलैटरल क्रेडिट देख लें, वो पैसा तो दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ब्रिंक पे नहीं, पाकिस्तान को ब्रिंक पे रखना है, इसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना, लेकिन पाकिस्तान को ग्रोथ के
पहलू में नहीं लेके जाना, ग्रोथ नहीं होनी देनी। जब आप ग्रोथ नहीं होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट अब ना रोने की बात है, पिछले 6 सालों में 2.5 से 3% है, बीच में आपने देखा 0% भी हो गई थी। अब कहा जाता है कि मौजूदा ग्रोथ के लिए हुकूमतें पाकिस्तान को जो भी हुकूमतें हैं जो रही हैं, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपना किबला दुरुस्त करना होगा, क्योंकि वर्बल कमिटमेंट से होना कुछ नहीं है, एक्शंस होंगे तो फिर ही आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होने से बचेगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने एनालिसिस अपना इस पर दिया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, इकोनॉमी से जुड़ी एक खबर आपके सामने रखते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान सामने आया है। शरह सूद में 15 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी गई है। नई शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई है। जबकि इस हवाले से अगर हम बात करें बिजनेस सेक्टर इसे मज़ीद कम करते हुए इसका मुतालबा करें कि इसे सिंगल डिजिट में लाया जाए। दूसरी जानिब IMF ने मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी को जारी रखने पर जोर दिया ताकि अफरात ज़र को काबू और शरह मुबादला को मुस्तहकम रखा जा सके। अब ये जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो है, मज़ीद इसमें कितनी गुंजाइश थी और इससे मज़ीद जुड़े हुए सवालात हारून शरीफ साहब से हम उनके सामने रखते हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये जो स्टेट बैंक की हम देख रहे हैं कि 15 बेसिस पॉइंट्स की कमी, आप समझते हैं कि सफिशेंट है टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स, या आप समझते हैं कि मज़ीद गुंजाइश थी और इनको करना चाहिए था इससे ज़्यादा अभी हालात देखते हुए? जी हमने, जैसे आपने कहा, हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF के प्रोग्राम के अंदर ट्री पॉलिसी टाइट रहती है, रिलैक्स नहीं होती। रिलैक्स का मतलब ये है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाएं खासा, ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए और इकॉनमी के अंदर ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाए। IMF जो है वो डिमांड को कंप्रेस करता है और कहता है कि आप कॉशियस रहें और आप कंट्रोल रखें, और इनका इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑब्जेक्टिव है। अब ये एक ट्रेड ऑफ है सियासी हर मुल्क के लिए कि आया वो टाइट मॉनेटरी पोजीशन और स्टेबलाइजेशन पे रहें या वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चलें और बिजनेसेस को एक स्पेस क्रिएट करें। पाकिस्तान के अंदर 2-3 तरह के जो अवामिल हैं इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड, वो समझने चाहिए कि ये जो 50 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं 0.5%, इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी 65% हुकूमत पाकिस्तान है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान सबसे बड़ा बोरोर है बैंकों का। इसके बाद बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, SMEs, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, उनकी तरफ क्रेडिट बहुत कम जाता है। तो ये जो फ़र्क आया है उसके जो मेन बाय एंड लार्ज जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत नेग्लिजिबल है। जहाँ तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है, ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म बोरो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इंपोर्ट के लिए करते हैं, LCs खोलनी है, उसका एज सच डिमांड को तो वो मीट करते हैं, लेकिन इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की जो आपने बात की उसका ट्रेडर से डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, अनलेस के ट्रेडर एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो इस वक्त ये मिक्स्ड है, थोड़ा सा सिग्नल दिया है मार्केट को कि इन्फ्लेशन हमारे कुछ कंट्रोल में दिखाई देती है और हमने थोड़ी सी ग्रेजुअल रिलैक्सेशन की है, लेकिन इसके ऊपर कोई इकोनॉमी में ऐसा मेजर बूस्ट या चेंज मुझे अभी नहीं दिखता। अच्छा, वैसे आप इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो इस वक्त इंडस्ट्रीज देख रहे हैं कि उनको इसको फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात में भी दिखाई दे रहे हैं? उसमें IMF की शराइत कितनी है? क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जब भी कोई चीज़ जहाँ पे लैप्सेस होते हैं तो वो IMF पे डाल दी जाती है कि IMF की कंडीशंस ऐसी सख्त हैं जिसकी वजह से हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस तरीके का रिलीफ नहीं दे पा रहे। जी, इसमें कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादातर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पॉलिसीज़ तो आपने बनानी है। देखिए IMF क्या कहता है, IMF कहता है कि आप इकॉनमी को डिस्टॉर्ट ना करें, आप अनड्यू सब्सिडीज़ ना दीजिए, आप फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर पैसों को ज़रा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से चलाइए। IMF ये तो नहीं कि आप ज़राअत को इम्प्रूव करने की पॉलिसी ना बनाएं, IMF ये भी नहीं कहता कि आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को ना बेचिए, IMF ये भी नहीं कहता कि आप अपने खर्चे कम ना करें। सो ये एक ट्रेड ऑफ है। देखिए, इस वक्त समझने की बात आप नाजरीन के लिए और हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो ऑल टाइम लो है।
हमारा इंडस्ट्रियल बेस और इवन सर्विसेज का बेस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। अब उसके बैरियर्स क्या है? इंटरेस्ट रेट उसका एक छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन हमें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अपने कंपेटिटर्स के साथ मैच करना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनसे कम होगी तो लोग यहाँ देखेंगे ना। अगर बिजली सस्ती होगी, ज़मीन सस्ती होगी, इदारों की रेगुलेटरी कॉस्ट कम होगी, ये जो खाली कह देना कि इंटरेस्ट रेट चेंज करने से अचानक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और एक्सपेंशन होगी, ये गलत है। दूसरा, हमारे पास डेवलपमेंट बैंक नहीं है जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करें। सो ये एक ओवरऑल इनको करना पड़ेगा, एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉलिसी। ये छोटा मोटा कट पेस्ट से इधर से कर दें या कोई एक इंटरवेंशन कर दें और उसको पॉपुलिस्ट इश्तिहारबाजी कर दें, इससे इस वक्त मुल्क को एक इंडस्ट्री की एक्सपेंशन मुश्किल दिखा। और अभी जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा बड़े बिजनेसेस को हमें दिखाई देता है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल जो बिजनेसेस हैं उसको इंटरेस्ट रेट का उस तरह से फ़ायदा नहीं हो पाता है। वो सस्ती कर्जा फराहमी की अगर हम बात करें वो नहीं पहुंच पाती। उसमें रुकावटें आप क्या देखते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि वो इंश्योर करे कि इन तक भी फ़ायदा हो? जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग कम करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जो है वो सारे बैंकों से कर्ज लेती रहेगी सॉवरेन गारंटी पे, तो बैंक के लिए तो बड़ी आसानी है, वो उनको पैसा देंगे और कमाएंगे। अभी तो यही हो रहा है कि 65-70% गवर्नमेंट को चला जाता है। तो पहली पॉलिसी शिफ्ट ये है कि कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि मार्केट को क्राउड आउट ना करें, आप अपना कोई 10-15% बोरो करें। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी जा रही है, बॉन्ड फ्लोट करें। देयर आर अदर वेज टू रेज मनी। बैंकिंग सेक्टर को आप मार्केट की तरफ जाने दें, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कमर्शियल बैंक हैं बाय नेचर वो बड़े बिजनेस ग्रुप ओन करते हैं, उनका इंसेंटिव बहुत कम है कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या हाउसिंग या ज़राअत या माइक्रो लेवल के ऊपर लेंडिंग करें। तो वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे पास हैं, जो हमारे बायलैटरल जॉइंट कंपनीज हैं, पाक लीबिया है, सऊदी पाक है, पाक चाइना है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे। तो उनको आपको लीडरशिप चेंज करके मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग करके रिसोर्स करना है, ताकि आप ज़राअत के लिए सस्ता लॉन्ग टर्म कर्जा दे सकें, इंडस्ट्री के लिए दे सकें, एक्सपोर्ट के लिए दे सकें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट के लिए दे सकें, सोलर पैनल्स के लिए दे सकें। ये कमर्शियल बैंकों के पास ना तो उसका उनके डीएनए में है, ना वो करना चाहते हैं, और जब हुकूमत बोरो करती रहेगी तो वाई शुड दे बॉदर। राइट, थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात करेंगे सानिया APS के हवाले से। आज नाजरीन 16 दिसंबर है। आज से ठीक 11 साल पहले ऐसा ही एक दिन था जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पर क़यामत तोड़ी गई। आम दिनों की तरह स्कूल लगने की घंटी बजी, मगर ये घंटी तलबा को इल्म की तरफ नहीं, मौत की तरफ ले गई। स्कूल के दरवाजे खुले और मौत दहशतगर्दों की सूरत अंदर दाखिल हो गई। क्लासरूम जहां मासूम फरिश्तों जैसे बच्चे ख्वाब बुनते थे, चंद लम्हों में कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। बस्ते जिनके कंधों पर थे मगर नसीब में वापसी नहीं थी। नन्हे हाथ जिन्हें माओ ने चूम कर भेजा था वो लहू में डूब गए और माएँ दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार करती रह गई। कोई बाप शिनाख्त के लिए अपने जिगर के टुकड़े को देखता रह गया। वो दिन जब मासूम बच्चों की हंसी चीखों, सिसकियों और गोलियों की तड़तड़ाहट में दबकर रह गई। वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना था, माजी बनकर मिट्टी में सो गए। अफगान सरजमीन पर पलने वाली नफरत ने मासूम सांसें छीन लीं। असलहा भी अफगानिस्तान से लाया गया और दहशतगर्द हिदायत भी वहीं से लेते रहे। चुन चुन कर बच्चों को निशाना बनाया गया। बच्चों की किताबें बिखर गईं और कॉपीज़ खून से भर गईं। उस दिन की यादें बहुत खौफनाक हैं, इतनी खौफनाक कि 11 साल गुजर गए हैं मगर वक्त ज़ख्म नहीं भर सका। आज भी 16 दिसंबर आता है तो दिल कांप उठता है। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अफगान दहशतगर्दों से नबर्दाज़मा है। आज के दिन का पैगाम यही है कि एक बार फिर पूरी कौम को मिलकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा, ताकि पाक सरजमीन को सबके लिए महफूज और जन्नत नज़ीर बनाया जा सके। इस खबर कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।